द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो बेसिक है, एहतियात इलाज से बेहतर है। जब बीमारी हो जाए तो उसका मौसर इलाज हो जाए। तो यूनानी मेडिसिन हैज गिवन द आंसर टू इट। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनानी मेडिसिन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ट्रीटमेंट्स। द रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन वाज ग्रेटर देन द एलोपैथिक मेडिसिन इन इनिशियल टू एरियाज। एक इम्यूनोमॉड्यूलेशन में, दूसरा माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के ट्रीट करने में। पापाई के जो पत्ते होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट देते हैं, उसमें से एक एंजाइम है जो तेजी से प्लेटलेट बनाता है। तो यूनानी मेडिसिन के प्लेटफॉर्म से ये डेवलप हुआ। हम दवा डेवलप भी करते हैं, हम रिसर्च करके डॉक्यूमेंट भी करते हैं। सो दोनों जिम्मेदारी हम लेके चल रही। तो ये सब यूनानी की बेसिक साइंस को इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके ले लिया है और इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोर्स इस यूनानी मेडिसिन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब का मुख्तसर से तारुफ़ करना चाहूँगा। आप एक यूनानी रिसर्चर हैं और डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन रिलेटेड रिसर्च की बुनियाद पर आप ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारे आलम में आप मशहूर हैं, मारूफ़ हैं। इसी आपकी खिदमात की बुनियाद पर आपको हुकूमत हिंद ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर साहब, हम आवाम में ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन के अंदर जो डिफ्रेंसीशन है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट का जो डिफरेंट मेथड्स है, एलोपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, इसके जो बुनियादी डिफरेंस है कॉमन मैन के लिए, वो थोड़ा बताइए ना, क्या डिफरेंस है इन लोगों में? देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक़ है, जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान पैदा हुआ है, उस ज़माने से कोई ना कोई तिब ज़िंदगी में राज हुआ है। अल्लाह ताला ने एक हदीस शरीफ है, लिकुल्लि दाइन दवाउन, अल्लाह ताला हर बीमारी का इलाज पैदा किया है। इंसान को पैदा किया है, इंसान के साथ कुछ बीमारियाँ भी आई हैं, बीमारियों के साथ उसके इलाज भी पैदा करा है। और जहाँ जहाँ अल्लाह का ये करम है कि जहाँ जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, वहाँ वहाँ वो दवाएँ भी ज़्यादा पैदा होती है। ये अल्लाह का निज़ाम है जी, अल्लाह का निज़ाम है। देखिए, एज ओल्ड सिस्टम्स में अगर जाते हैं आप, तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स के हिसाब से हर कंट्री में कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर हुआ करता था। सिंस आई हेल फ्रॉम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो मैं यूनानी मेडिसिन की ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन वैसे चाइनीज़ सिस्टम है, चाइनीज़ में था तिब्बती मेडिसिन, तिब्बत है। ट्रेडिशनल मेडिसिन इन रशिया था, ट्रेडिशनल मेडिसिन इन यूरोप था, ट्रेडिशनल मेडिसिन इन अमेरिका था, ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया भी था। यूनानी मेडिसिन चूँकि यूनान यानी ग्रीस से स्टार्ट हुआ था, तो इट्स कॉल्ड एज ग्रीक मेडिसिन। ग्रीक मेडिसिन में इट वाज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच वाज हैज अ गवर्नमेंट पैट्रनेज। वहाँ का उसका गवर्नमेंट का पैट्रनेज था, फुल फ्लैश सिस्टम था। और उस ज़माने का फुल फ्लैश सिस्टम का मतलब ये था कि वो पूरी तरीके से पढ़ाया भी जाता था, वो इस्तेमाल में भी। वहाँ से जब इसकी जड़ें बहुत मजबूत होने लगी, जब बहुत यानी सो कॉल्ड पोटेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी बहुत अच्छा असरअंदाज मौसर तरीक़े इलाज था, तो वहाँ से अतराफ़ के कंट्रीज़ में ये फैलने लगा। वहाँ के जो फिजिशियंस, न्यू फिजिशियंस पैदा हुए, यानी एजुकेशन के बुनियाद पे वहाँ के जो स्कूल ऑफ मेडिसिन से जो फारिग थे, वो अतराफ़ के दूसरे कंट्रीज़ में फैलने लगे, ट्रैवल करने लगे। तो ये दो तरीक़े से ट्रैवल करता हुआ इंडिया की तरफ आया। एक है पर्शियन रूट से, एक है अरेबियन रूट से। जब पर्शियन रूट से इंडिया में आने के उससे पहले, या अरेबियन रूट से इंडिया में आने से पहले, ये बहुत तरीक़े से वहाँ पर न सिर्फ मौसर इलाज तरीक़े इलाज रहा है, बल्कि वहाँ की जो डेवलपमेंट थे उस ज़माने के, वो बहुत इसमें एब्जॉर्ब किया है और डेवलप किया है सिस्टम को। और न सिर्फ डेवलप किया है, बल्कि इन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा किया। उस ज़माने में किताबें भी थी, जैसे अबू अली सीना या अविसेना को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, उनके कैनन्स ऑफ मेडिसिन है। कैनन्स ऑफ मेडिसिन वॉज द टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन इन यूरोप। यूरोप में जब मेडिकल कॉलेज सेटअप हुआ, तो ये इट वॉज ए टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, इट वॉज टॉट टू द स्टूडेंट्स। तो वहाँ के उनके ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी मौजूद है। बहरहाल जब इंडिया में आया, तो इंडिया में यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, यहाँ पर ये भी आया, वो भी फला फूला, ये भी फला फूला। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक़ है, जब पब्लिक उस वक्त तक इसको इस्तेमाल करती रही और कर रही है, जब तक ये मौसर तरीक़े इलाज, जब उनकी बीमारी की ज़रूरतों को पूरा करता है और सही तरीके से इलाज होता है, तो जब हज़ारों साल कोई भी तरीक़े इलाज हो, कोई भी ट्रेडिशनल स्टाफ मेडिसिन हो, अगर पब्लिक में मशहूर है, पब्लिक में पायदार है, एक्सेप्टेबल है, तो नेचुरली गवर्नमेंट हैज़ टू कम इनटू
इफेक्ट टू रेगुलराइज इट। तो गवर्नमेंट रेगुलराइज करी, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करी, उसके बाद गवर्नमेंट का रेगुलराइज करने के बाद गवर्नमेंट का पैट्रोनेज भी रहा। गवर्नमेंट का पैट्रोनेज होने के बाद गवर्नमेंट इसके कई हॉस्पिटल्स खोली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोली, यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हो या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हो, और बड़े हॉस्पिटल्स भी खोले। इसके साथ साथ पीजी इंस्टीट्यूशंस आए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आए, कोलैबोरेशंस आए दूसरे कंट्रीज़ में। इसको पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी सीरियसली सेटिंग अप चेयर्स, जैसे मलेशिया में सेटअप कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। तो इस तरीके से एक्सटेंडिंग इट्स विंग्स। जी जी डॉक्टर साहब, अब आपने जो बात की है हिस्ट्री यूनान तक जाकर फिर हम हिंदुस्तान में वापस आए और फिर उसका क्या क्या डेवलपमेंट रहा हमने देखा। अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में, पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूनानी मेडिसिन का रेलेवेंस अगर देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए सर, मैं बात पहले मैं बताता हूँ कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इससे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो बेसिक है, ये एहतियात इलाज से बेहतर है। जब बीमारी हो जाए तो उसका मौसर इलाज हो जाए। प्रिजर्व हेल्थ व्हेन इट इज़ नॉट लॉस्ट, रिगेन व्हेन इट इज़ लॉस्ट। देखिए, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो रीमॉड्यूलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम करिए ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप कर दिया जाए, तो वो कई बीमारियों से महफूज रहेगा। द सेम कॉन्सेप्ट बीइंग एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस पैंडेमिक्स। ये चाहे कोरोना का हो जाने दीजिए, कोविड का होने चाहिए, चाहे इससे पहले डेंगू फीवर भी आया था, आपने देखा होगा, सबसे चिकनगुनिया आया था, आपने देखा होगा। उसमें काफ़ी लोगों को असर होता था और मुतासिर होते थे लोग। इन सब में यूनानी का बड़ा रोल रहा है। मैं अगर बात काफ़ी लंबी नहीं हुई तो एक छोटी सी बात ये भी बताऊँ आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखिए 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ गए रिसर्च होने के बाद मॉडर्न मेडिसिन में। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम हो कि जब भी एक नया कोई पैंडेमिक आता है या एपिडेमिक आता है तो एंटीबायोटिक्स डेवलप करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं पा सकते, ये रेजिस्टेंस इज बिग क्वेश्चन है, बिग प्रॉब्लम है इन ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग मॉडर्न मेडिसिन। अगर हम ड्रग रेजिस्टेंस को ओवर नहीं कर सकते तो कितने जनरेशन के एंटीबायोटिक्स डेवलप करते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स डेवलप करते रहेंगे, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यूनानी मेडिसिन हैज़ गिवन द आंसर टू इट। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, इम्यूनो मॉड्यूलेशन करिए एंड देयर आर सर्टेन फॉर्म ड्रग्स हैं, जैसे हम सो कॉल्ड एक बहुत अच्छी दवा है हमारे पास, मुंजीनिम्बुसिल दवा, MNM थेरेपी बोलते हैं, मुंजीनिम्बुसिल थेरेपी, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ट्रीटमेंट्स। उसके दो फायदे हैं, एक तो प्रीवियस ट्रीटमेंट की रेजिस्टेंस को कम होगा, उसकी दवाओं की जो साइड इफेक्ट है उसको भी कम करेगा। नाउ ये देखिए, आप रेजिस्टेंस कम करके इम्यूनो मॉड्यूलेशन करिए तो ऑटोमेटिक दवा हो जाएगी। तो मॉडर्न मेडिसिन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज में यही फिलॉसफी दी जा रही है कि 3rd, 4th, 5th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप करने के बजाय बॉडी का इम्यूनो मॉड्यूलेशन किया जाए, फिर बेसिक लेवल की दवाओं से फिर शुरू से लाया जाए, बजाय इसके कि 3rd, 4th, 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स दिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन है। सारी दुनिया में एक कोविड का पैंडेमिक की शक्ल अख्तियार की गई है, एक नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, जो फास्टेस्ट स्प्रेड हो रहा है, तेज़ी से फैलने वाला है। उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जहाँ हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन करते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जिसम में इसके खिलाफ पैदा हो जाते हैं, तो उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो प्रॉबली बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो कुछ दिन में साफ़ हो जाता है जिसम से। डॉक्टर साहब, आप जैसे कहा कि बहुत रेलेवेंट है क्योंकि वो रूट्स पर, यानी कि इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है इंसान के, यूनानी मेडिसिन। अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो चैलेंजेस है, लिमिटेशंस है यूनानी मेडिसिन की, चाहे वो प्रैक्टिस करने वालों का हो या एक्सेप्टेंस पब्लिक का हो, ये कहाँ पे कमी हो जा रही है? इनका प्रॉपर विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये सिस्टम है, जैसे मैं बोला, एक तो इम्यूनो मॉड्यूलेशन हो गया, दूसरा किसी को हो जाता है तो कुछ हम इनहेलेशन के दवा देते हैं, ओरल मेडिकेशन के दे देते हैं कि इसके इफेक्ट को कम से कम करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कितने लोग, जैसा हमारा इंडिया का पॉपुलेशन ओवर 120 करोड़ नाउ, 120 125 करोड़ का पॉपुलेशन है। इसमें एक ज़्यादातर लोग मुतासिर होने के बावजूद भी हमारा डेथ रेट बहुत कम है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दी these systems of medicine which are flourishing in India। इसका रोल ज़्यादा है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन नंबर 1, माइल्ड केसेस में हम कॉम्प्लिकेशन पैदा होने से पहले ही इनको रोक पा रहे हैं। कुछ दवाएं हम इनहेलेशन के थ्रू दिए जिससे लंग्स तक जाके लंग के कॉम्प्लिकेशंस को भी
रोक लिया। और इसके अलावा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी फ़ायदा हो गया। देखिए पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है तो वो दूसरों तक बीमारी नहीं फैलाएगा, तो इससे भी एक फ़ायदा हो गया। नाउ द पॉइंट इज़ ये एक नया है, नई बीमारी है। एज और इस नई बीमारी में एलोपैथिक के पास भी कुछ नहीं हुआ था, कोई नए दवाएं नहीं थी। देखिए वही एंटीबायोटिक्स को या एंटीवायरल को एंटीमैलेरियल ड्रग को इन्होंने रीबिल्ड करके रिप्रोसेसिंग करके दिया, तो रिप्रोसेसिंग का नाम दिए, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये न्यू नॉलेज है। जो वैक्सीन भी जो आया है, वैक्सीन का सेफ्टी डाटा और इफेक्टिव डाटा अभी मौजूद नहीं हुआ, इमरजेंसी यूज़ के लिए इसका परमिशन दिया गया है। तो ये नया जो दवाएं हम भी दे रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इसके पब्लिकेशन आया, आप नेट पे जाके देखिए पब्लिकेशन है। पीपल आर लुकिंग एट अस। फॉर एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक के दौर पे फर्स्ट वेव से ही हमने जब आया था इसका फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस कोविड-19, उस वक्त बहुत लोगों का प्रेशर था कि व्हाट इज़ टू बी डन टू एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, नंबर 1। नंबर 2, माइल्ड केसेस है तो जब कैसे मैनेजमेंट करना है। सीरियस केसेस अगर हैं कोई, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर भी आ गया, तो हाउ टू विड्रॉ देम, हाउ टू ओवरकम। हमने यूट्यूब पे जाके देखिए, हमने काफ़ी दवाएं डेवलप करी थी और कुछ टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल करके हम ऐसे कर रहे थे कि हाईएस्ट एवापोरेशन रेट को उसको लाके, ताकि वो लंग्स तक पहुँचे और उसके कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाए, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए भी उसके दवाएं इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और उसके असरात ना हो। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जब आती है, तब ये जो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट मेथड्स है, ये लोग कन्वर्ज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखना शुरू कर देते हैं और उनके प्रैक्टिसेस अपन अडेप्ट करके फिर उसके बाद अपन भी एक मेडिसिन या उसका टैबलेट्स वगैरह हम डेवलप करते हैं। तो एक तरफ ये है कि अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तभी ये फील्ड्स जो है आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि कोलैबोरेट करते हुए भी ये लोग अपनी जो यूनिकनेस है उसको बाकी रखते हैं। ये कैसा कर सकते हैं? नॉलेज इज डायनेमिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज़ ए नीड ऑफ द एरिया नाउ। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे जाऊँ, इससे पहले आप डेंगू फीवर की बात होती थी, याद है ना आपको? उसमें कॉम्प्लिकेशंस में जाते थे लोग, प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन हो जाता था, पेशेंट यूज्ड टू गेट एडमिटेड देयर। वहाँ सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता था, लोडेड विद एंटीबायोटिक्स एंड आईवी ड्रिप, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपको अच्छी तरीके से होगा कि पापाई के जो पत्ते होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट देते हैं, उसमें से एक एंजाइम है जो तेज़ी से प्लेटलेट बनाता है। तो यूनानी मेडिसिन के प्लेटफॉर्म से ये डेवलप हुआ, और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं एलोपैथी की जो लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चर करें, एंड देयर प्रोडक्ट्स आर फ्लॉडेड इनटू द मेडिकल स्टोर्स नाउ अवेलेबल अक्रॉस द काउंटर्स। लेकिन यूनानी मेडिसिन में दो हमारे पर जिम्मेदारियाँ हैं। हम बेसिक फिजिशियन भी हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं। हम दवा डेवलप भी करते हैं, हम रिसर्च करके डॉक्यूमेंट भी करते हैं। सो दोनों जिम्मेदारी हम लेके चल रही। तीसरी जिम्मेदारी हमारी टेक्नोलॉजी एरिया के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, विच वी आर ऑल डूइंग नाउ। डॉक्टर साहब कि एक तरफ है पेन किलर्स, एक तरफ है वाइटामिन्स। तो अगर हम वाइटामिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है, तो इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो जाएगा ताकि आप जो है ना कोई बीमारी से अपने आप की हिफाजत कर सकें। लेकिन देखा यह जाता है कि सोसाइटी के अंदर जो है ना पेन किलर्स की जितनी इस्तेमाल होता है, जितना उसका एक्सेप्टेंस होता है, वो जो है वाइटामिन्स का नहीं होता है। व्हाई डज दिस हैपन? देखिए, जहाँ तक पेन किलर्स की बात करते हैं कि जैसे इमरजेंसी मेडिसिन के नाम पे आता है, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत का पेन है, चाहे कोई भी पेन हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे आपका नी पेन हो, चाहे आपका हेडेक हो। हेडेक इज़ ए बिग क्वेश्चन नाउ, हेडेक इज़ ए बिग सेटअप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जी कि हाँ। इवन अपोलो जैसे सेटअप में भी एक हेडेक क्लिनिक आ गया है, जिसमें आपको न्यूरो फिजिशियन मिलेगा, न्यूरो सर्जन मिलेगा, जनरल फिजिशियन मिलेगा, एक साइकियाट्रिस्ट मिलेगा, एक रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा, एंटायर टू मॉनिटर दैट। इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जब किसी को हार्ट अटैक होता है, चेस्ट पेन होता है, तो इमरजेंसी में मॉर्फिया का इंजेक्शन लगाते हैं। हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए बारबिटरेट्स देते हैं। ये दोनों भी दवाएं यूनानी दवाओं का एक्सट्रैक्ट है। और पेन किलर के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी दवा होती है, तिरियाक आज़म के नाम से बोलते हैं, सत्ते पुदीना, सत्ते काफुर, सत्ते अजवाइन का तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम लगाते हैं। मल्टीपल एरियाज़ में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आप लगाइए कि इमीडिएट पेन किलर कम
के तौर पे काम करेगा, हेडेक कम हो जाएगा। हेडेक ए बिग क्वेश्चन, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे अपनी एक्टिविटी पे, और डे टू डे एक्टिविटी में ज़रूर इंटरफेरेंस हो जाएगा। आपका जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा पेन है आपको, तो यू आर नॉट एबल टू वॉक, तो आप कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो ये जितनी दवाएं हैं, अब एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ, मैं कोई दवा का नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड का, लेकिन डाइक्लोफेनिक सोडियम के नाम से बहुत से जेल मिलते हैं लगाने के लिए। वो डाइक्लोफेनिक सोडियम एक ओरल मेडिकेशन है, लेकिन उसको उन्होंने टॉपिकल के लिए इस्तेमाल किया है, उसके साथ हमारी दवाएं मिला के लिया है। आप निकाल के उसका नुस्खा देख लीजिए, आप उसका कंटेंट कंपोजिशन देख लीजिए। सो आवर ड्रग्स आर मोर बेटर पेनिट्रेशन टू रिलीव द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। सो लेकिन जैसे आप बताए कि इसको हम पॉपुलराइज करना चाहिए, दैट इज समथिंग एट एक मिसाल के तौर पे देखिए, ज़ेंडोबाम इज़ वेरी पॉपुलर, इट्स बिल्डिंग एज गुड एट 10,000 करोड़ इन इंडिया। भाई पेन किलर के नाम पे तो एक सिंगल प्रोडक्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट दिस। तो एज ओल्ड सिस्टम्स और एज ओल्ड दवाएं हैं। जब मॉडर्न मेडिसिन इस बात से कन्विंस हो गया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी दवा पे, जैसे जहाँ बार्बिचरेट्स टू मॉनिटर टू ट्रीट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन देते हैं, कंट्रोल पेन करने के लिए मॉर्फिया का इंजेक्शन देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट आती है यूनानी मेडिसिन से। जी। तो ये सब यूनानी की बेसिक साइंस को इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके ले लिया है और इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोर्स इस यूनानी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, अगर एक बच्चा है जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि BOMS स्टूडेंट है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसको अब्दुल वहीद बनना है, डॉक्टर अब्दुल वहीद तक उसका जो सफ़र रहेगा वो कैसा रहेगा? देखिए, सब में पहले आप मोर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़ होना चाहिए। आपके पास पुराने फिजिशियंस के मॉडल्स मौजूद हैं, उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और वेल डॉक्यूमेंटेड जो क्लासिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसको पढ़ना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए, डिजीज़ को पहचानने की सलाहियत उजागर होगी, उससे आप अच्छे एक फिजिशियन बन सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे फिजिशियन के साथ एक अच्छे रिसर्चर भी बनना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा होना दी पार्ट ऑफ द लाइफ होना चाहिए। आप UG करने के बाद बेटर इंस्टीट्यूशंस में आप PG करिए, मैं उनका मशवरा ये देता हूँ, क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैठता हूँ, तो देखता हूँ कि जो बेटर इंस्टीट्यूशन है वहीं के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम में और ओरल एग्जाम में भी, इंटरव्यूज़ में भी। तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाइए, PG करिए, PhD करिए। जहाँ हमने PhD प्रोग्राम भी शुरू किया है, MD प्रोग्राम भी यूनानी मेडिसिन है, PhD प्रोग्राम भी है हमारे पास, और गवर्नमेंट फंडिंग देती है इनको, काफ़ी पैसे देती है। जैसे हम MD करते हैं तो हम 60,000 रुपये 65,000 रुपये स्टाइफंड पर मंथ देते हैं, PG करने वालों को भी 65,000 रुपये देते हैं, यानी पैसे दे के पढ़ाने को हम तैयार हैं। बट ओनली पॉइंट इज यू शुड हैव ए टैलेंट अपग्रेड करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करिए, और एज एंड व्हेन आई एम फ्री टू टॉक टू एनीवन, कोई अगर मेरे से बात करना है, कोई गाइडेंस लेना है, तो ये मैं CCRM के प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं CCIM के प्लेटफॉर्म, नेशनल कमीशन ऑफ ISF के प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप सबके प्लेटफॉर्म पे हूँ। जी। तो कभी भी ये लोग आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली फोकस्ड ऑन स्टडी होना चाहिए। जब तक कोई भी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड नहीं होता, वो तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, तो बात समझ में ये आ रही कि पेन किलर्स के अंदर भी जो है यूनानी का बहुत ज़्यादा दखल है, और साथ ही साथ वाइटामिन्स के अंदर भी जो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा दखल है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। न्यू एरियाज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं, कॉर्नियल चेंज होता है, डैमेज होता है। ये सब के लिए यहाँ दवा मौजूद है। जो नए एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, न्यू हॉरिजन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में लाने के लिए हमको इसके सेफ्टी स्टडीज़ करना है और इसकी एफिकेसी स्टडीज़ करना है, विच इज़ वेरी ऑड। अगर दवाओं की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाए, लिखने वाले को प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने पेशेंट को दवा लिखने की सहूलत हो जाए, ये लोग ज़रूर मेन स्ट्रीम लाइन में अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो ये डेफिनेटली एक नई पिच तैयार हो जाएगी, जहां स्टूडेंट विल कम फॉरवर्ड, पीपल विल कम फॉरवर्ड टू सेट अप हॉस्पिटल्स, सेट अप द फार्मेसीज, एंड दे विल प्रिस्क्राइब भी करेंगे, मेडिसिन भी मिलेगी।